आज अपने इस पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के वर्ग में दूसरे दिन के तीसरे सत्र का विषय है भारत @ 2047। हम सब लोग जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। लगभग 1000 वर्ष के संघर्षों के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उससे लेकर आज 2024 तक के इन 77-78 वर्षों में भारत ने अपनी यात्रा, अपनी स्वतंत्रता की यह यात्रा बहुत अच्छे ढंग से संपन्न की है। छोटी मोटी कठिनाइयों को छोड़कर, जिस समय पर भारत के लोकतंत्र पर विषम परिस्थिति आई 1975 में, भारत ने एक लोकतांत्रिक देश के नाते से बहुत अच्छे ढंग से प्रगति की है। और आज जब हम 2024 में बैठे हैं तो हमारे को विचार करना होगा कि अगले 20-22 वर्षों में, यानी जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, उस समय पर भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति की जीवन में 1-2 साल बहुत बड़े होते हैं, सरकारें 5 साल के हिसाब से सोचती हैं, लेकिन देश और समाज के जीवन में 20-22 साल इतना सोचना ही चाहिए। एक छोटा उदाहरण हुआ है, NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका 4-5 साल मंथन होने के बाद अगले 25 वर्षों तक हमारी शिक्षा नीति कैसी हो, इसके ऊपर विचार हुआ और अंत में हमने नई शिक्षा नीति 2020 को घोषित किया। ऐसे ही भारत के विकास की नीति ये क्या हो, इसको भी हमारे को 20-22 वर्ष पूर्व ही विचार करना चाहिए। 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर जब भारत ने अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण किए, उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए देश को आह्वान किया कि यह अमृत काल है, जब देश अगले 25 वर्षों तक एक नए प्रकार की विकास की राह पर जाएगा। और इसलिए उन्होंने सारे देश से आह्वान भी किया कि हम इस विषय पर चिंतन मंथन करें, और उसका दिशा सूचक उन्होंने शब्द दिया, उद्घोष दिया, भारत @ 2047 विकसित भारत। किसी भी सरकार के लिए विकास ये प्रथम महत्व का विषय होता है, इसलिए उन्होंने विकसित भारत ये उद्घोष दिया। सरकार के लिए उपयुक्त भी है, किंतु जब हम समाज के नाते से, देश के नाते से देखते हैं, तो हमारे को थोड़ा इससे भी ऊपर जाकर और भी सोचना होता है। क्योंकि विकास ये केंद्रीय विषय हो सकता है, किंतु ये समग्र नहीं होता है। समग्र होता है जब हम विकास के अलावा के तत्वों पर भी विचार करते हैं। उदाहरण के तौर पे मनुष्य का शरीर है, पेट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर रोटी 1 दिन 2 दिन ना मिली तो हम कमज़ोर होने लगते हैं, और 5-10 दिन ना लगी तो बिल्कुल ही कठिनाई हो जाती है। तो पेट महत्वपूर्ण है, लेकिन पेट सारा शरीर नहीं होता है, भूख सारा शरीर नहीं होती है। फिर बुद्धि भी चाहिए, व्यायाम भी चाहिए, मन भी है, आत्मिक शांति भी है, अड़ोस पड़ोस के संबंध व्यवहार भी होते हैं। ऐसे ही समाज और देश का जब हम चिंतन करते हैं कि अगले 20-22 वर्षों पर भारत की विकास की और समग्र दिशा क्या हो, तो हमारे को लगता है कि बाकी के विषयों को भी करते हैं तो प्रतीक शब्द उभरता है, समृद्ध एवं महान भारत। स्वदेशी जागरण मंच में, स्वावलंबी भारत अभियान में जब हम लोगों ने निरंतर इसके ऊपर चर्चा की, तो पिछली लखनऊ की अपनी राष्ट्रीय परिषद के समय पर हमने एक प्रस्ताव पारित किया, भारत @ 2047 समृद्ध एवं महान भारत। कि 2047 का भारत जो है ये समृद्ध हो,
ये महान होना चाहिए। केवल समृद्धि से नहीं चलेगा, केवल विकास से नहीं चलता। क्योंकि जब हम कहते हैं केवल विकास, तब कुछ लोगों के मन में एक दूसरा यूरोप, एक दूसरा अमेरिका, एक दूसरा चीन, ऐसा दृश्य उभरता है। क्या हम आज से 22-23 साल बाद, यानी 100 साल स्वतंत्रता के पश्चात, क्या एक दूसरा यूरोप बनना चाहते हैं? क्या दूसरा चीन या अमेरिका बनना चाहते हैं? नहीं। भारत अपने जीवन मूल्यों के आधार पर, भारत अपने सैकड़ों हजारों वर्षों की परंपरा के आधार पर एक महान और समग्र भारत बनना चाहता है। हाँ, समृद्ध भारत जरूर होना चाहिए। तो उसके आयाम क्या क्या हों, ये समृद्ध और महान भारत का रास्ता कैसा है, तो अनेक प्रकार का इसमें चिंतन मंथन हुआ है। स्वदेशी शोध संस्थान दिल्ली में जो अपना एक शोध संस्थान है, उसने इस विषय पर गहन चिंतन मनन किया है। पिछले 2-3 वर्षों में 10 से अधिक इसके ऊपर सेमिनार हुए हैं। सब प्रकार का चिंतन मंथन और लोगों से चर्चा करने के पश्चात ये आया कि अष्टमार्ग, 8 बिंदुओं का यह मार्ग होगा। ये 8 ट्रैक कौन से हैं, कैसा कैसा इसका मार्ग होना चाहिए? तो सबसे पहला हमने कहा है कि भारत का पहला ट्रैक है, पहला मार्ग है युवा एवं गतिमान जनसंख्या। अंग्रेजी में जिसके लिए डेमोग्राफी शब्द प्रयोग होता है। कोई भी देश क्या होता है? कोई भी देश सबसे पहले उसकी जनसंख्या से होता है। साइबेरिया है, साइबेरिया का साइज शायद भारत से भी बड़ा होगा, लेकिन वहां मनुष्य नहीं रहते, तो वो देश नहीं है। ऐसे उसका नहीं। तो कोई भी देश ये उसकी जनसंख्या के आधार पर होता है। उसकी जनसंख्या कितनी है, कैसी है, वह शिक्षित है क्या, वह युवा एवं गतिमान है क्या, वो वृद्ध तो नहीं हो रही है, और उस जनसंख्या को स्किल के आधार पर, कौशल विकास के आधार के ऊपर, उसकी उद्यमिता के आधार पर उसको रोजगार युक्त करने की कोई प्रक्रियाएं बन रही हैं क्या। इसलिए एक बड़ा महत्व का विषय है जनसंख्या। भारत की इस समय पर जो जनसंख्या है वह लगभग 142-143 करोड़ के आसपास मानते हैं। क्योंकि ठीक से इन दिनों में जनसंख्या तो हुई नहीं, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी कांड से अलग अलग प्रकार के संस्थान हैं, यहाँ से लेकर यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक के हैं। तो इन सब के आधार पर 142-143 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत है। अब तो चीन भी हमारे से पीछे है। कोई लगभग 17.5-18% के आसपास भारत विश्व की आबादी का एक हिस्सा है। लेकिन पिछले 50-60 साल में एक यूरोप में और अमेरिका या इन देशों में एक नैरेटिव चला। इस नैरेटिव में क्या था कि अगर किसी देश ने विकास करना है तो उसको अपनी जनसंख्या कम करनी चाहिए। क्यों कम करनी चाहिए? क्योंकि वे मानते हैं कि मनुष्य अगर है, उसको विकास करना है तो उसको अधिकतम उपभोग करना चाहिए। शायद बाइबल से इसका सूत्र लिया गया है। उपभोग करने के लिए जितने प्राकृतिक साधन हैं, जितने निर्माण किए साधन हैं, उन पे अगर निश्चित लोग करेंगे तो उनको अधिक मिलेगा। एक सामान्य सा ये गणित है कि अगर दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं और उतने ही प्रकार के जंगल और मिनरल्स और बाकी सब कुछ हैं, तो वे 100 करोड़ करेंगे। और अगर ये जनसंख्या 500 करोड़ हो गई तो उनमें बढ़ जाएगा। तो बटना नहीं चाहिए, हमारे को उपभोग के लिए अधिक से अधिक मिलना चाहिए। क्यों? उनकी सोच ही यही है कि मनुष्य इस धरती पर अधिकतम उपभोग करने के लिए आया, और इसलिए जनसंख्या कम करो, उससे विकास अधिक होता है। ऐसा एक नकारात्मक नैरेटिव उन्होंने चलाया जो यूरोप से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके चीन, जापान यानी एशिया होते हुए संपूर्ण भारत सहित सारे विश्व में फैल गया। हालांकि भारत इस विषय का मुंह था नहीं, लेकिन हम भी पश्चिमी विचारों से प्रभावित होने के कारण से हमारी सरकारों ने भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई। जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो। जनसंख्या के प्रति एक नैतिक दृष्टिकोण ये नहीं अपनाया गया। जो भारतीय दृष्टिकोण है वो नहीं अपनाया गया, और अधिक जनसंख्या को अपने देश के लिए एक बोझ समझा गया।
ये हमारे विकास में बड़ी बाधा है अधिक जनसंख्या, ये माना गया। और इसलिए भारत ने न केवल जनसंख्या पर रोक लगाई बल्कि आपातकाल, और उसके बाद मुझे तो हरियाणा का हूं इसलिए मुझे मालूम है कि कैसे जबरदस्ती नसबंदियां की। लेकिन जो भी हो, आज विश्व इस बात पर आ गया है कि हमने जो 50-60 साल ये नैरेटिव चलाया ये गलत था। आज सारे चीन को आप देखिए, चीन ने 1980-82 के आसपास वन चाइल्ड पॉलिसी लाई। वन चाइल्ड पॉलिसी यानी पति पत्नी शादी के बाद एक बच्चा ही पैदा कर सकते हैं, सरकार की नीति बनी। बड़ा देश था इसलिए इंप्लीमेंट करने में देरी लगी उनको। लेकिन आज क्या हाल है वहां पर? यहां पहले तो मैं ये बता दूं कि इस समय पर 2016 में चीन ने, सरकार ने विधिवत रूप से वह वन चाइल्ड पॉलिसी वापस ले ली 2016 में। और इतना ही नहीं, गत 4 या 5 वर्षों से चीन लगातार अपने देश के युवाओं को आह्वान कर रहा है, उनको विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव दे रहा है कि आप शादी करो, आप अधिक बच्चे पैदा करो, आप 2 बच्चे पैदा करो तो इतनी सुविधा देंगे, इतनी हम तुम्हारे को राशि देंगे, ये देंगे वो देंगे। लेकिन हो नहीं रही है। क्यों? चीन का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक महिला द्वारा अपने जीवन में उत्पन्न किए गए बच्चे, ये वहां 1 आ गया है। जबकि अंतरराष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से किसी भी देश की जनसंख्या का रिप्लेसमेंट रेशियो होता है 2.1। स्वाभाविक है, पति पत्नी 2 और 2 बच्चे 2.1 इसलिए होता है कि कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपंग हो गया, कोई बाकी हो गया, कोई शादी नहीं करा पाया। तो अगर बराबर आपने स्थिर जनसंख्या रखनी है तो 2.1 TFR होना चाहिए। चीन का घटता हुआ अब आ गया 1। चीन की आबादी हो रही है बूढ़ी। इस समय पर तो कुछ ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट रेशियो यानी 18 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर की जो आबादी होती है, इसको डिपेंडेंट वो आबादी बोलते हैं। ये अब वहां पर बढ़ रही है, बूढ़ों की जनसंख्या बढ़ रही है। चीन जो लगातार विकास की GDP निकाल रहा था 9%, 10%, अब वो घटकर आ गई है 5% से भी नीचे। पिछली GDP के क्वार्टर में उसका आया 4.6। क्यों? वे अपनी आर्थिक सुधार कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का वर्ल्ड क्लास का हो गया है, सब कुछ ठीक है, गवर्नमेंट भी कर रही है, कोई वहां अपोजिशन वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। उसके अनेक कारण होंगे। सबसे बड़ा कारण चीन सरकार सहित दुनिया भर के डेमोग्राफर मान रहे हैं कि चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी थी। आज चीन बूढ़ा हो गया है, वहां युवा है नहीं, लेबर है नहीं, लेबर के रेट हाई हो गए हैं, बिजनेस को चलाने वाले वो वहां है नहीं, और प्रोडक्शन करने वाले वो वहां है नहीं, और बूढ़ी आबादी जो है वो कभी भी GDP नहीं खड़ा करती। और यही हाल जापान जैसे देश का भी हो गया है, क्योंकि जापान का भी जो TFR है वो 1.2 आ गया है। और सबसे बुरा हाल तो दक्षिण कोरिया का है, जहां का TFR 0.76 आ गया है। एलोन मस्क जो विश्व का बड़ा अरबपति आदमी है, विश्व का सर्वोच्च अरबपति भी माना जाता है, उसने कहा है कि अगले 30 वर्षों में जापान और कोरिया ये दुनिया का इतिहास हो सकते हैं। यानी ये 2 देश तो दुनिया से मिट भी सकते हैं, जिस ढंग से उनकी आबादी कम हो रही है। कोरिया की प्रति वर्ष 3 लाख पॉपुलेशन घटती जा रही है प्रति वर्ष, और आगे जाकर ये आंकड़ा और अधिक होने वाला है। वहां पर युवक युवती मैरिज नहीं करते, वो अपने कपड़े नए खरीदने में, घूमने में ज्यादा विश्वास करते हैं कि तो मैरिज क्यों करनी, और मैरिज अगर हो गई तो बच्चा तो बिल्कुल पैदा करने का सवाल नहीं। वहां ऐसी स्थिति हो गई है। सरकारें वहां पर बार बार आग्रह कर रही हैं, अलग अलग प्रकार की प्रेरणाएं दे रही हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, किंतु TFR नहीं बढ़ रहे। यूरोप में भी यही स्थिति आजकल हो गई है। इसलिए सारे दुनिया में ये भ्रम फैला हुआ था, जो उन्होंने फैलाया था, फैला नहीं था, उन्होंने फैलाया था, आज वही कह रहे कि नहीं 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 नहीं, हम तो बहुत गलत कर बैठे। इसलिए
हम जब भारत में जब चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो एक नया दृष्टिकोण आता है। हालांकि यहां पर भी पिछली विचारधारा चले आने के कारण से अभी तक भी हमारे देश के लोगों में है, नहीं नहीं नहीं, बच्चे तो कम होना चाहिए, आबादी तो कम ही होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो होगा। मैं अनेक जगह जब बातचीत करता तो सारा कहते हैं, श्री जी आप कैसी उल्टी बातें करते हैं। मैं कहता जरा विश्व में क्या हो रहा है जरा उसको देख लो। और दुर्भाग्य से ही कह रहा हूं मैं, भारत का भी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी प्रति महिला से उसके जीवन में होने वाले बच्चे, जो 2.1 जरूर होना चाहिए था, ये घटकर 1.91 आ गया है। बड़ी दिक्कत की बात है। और उसमें भी कुछ मुस्लिम उनके कारण से और बाकी इनके कारण से जिनका TFR 2.3 और 2.2 या 2.4 के आसपास है, उसके कारण से है। अन्यथा बाकी के हिंदू समाज का TFR जो है वो तो 1.8 से भी नीचे आ गया है। इसलिए हमारे को ध्यान में करना है, अगर देश को 2047 तक इस देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है, तो पहली बड़ी बात है हमारे को अपने यहां का TFR 2.2 प्लस रखना होगा। यानी यहां की जो जनसंख्या है इसका स्वरूप ठीक बना रहना चाहिए। हम 2047 में बुढ़ों का देश नहीं बनना चाहते जो आज जापान, चीन और कोरिया बन गए हैं। नहीं नहीं, परिवार भी कौन सा अच्छा होता है जिसमें बुजुर्ग भी हों, युवा भी हों और बच्चे भी हों। ऐसा कोई परिवार जिसमें बुजुर्ग हों, युवा या तो हो ना, या बस युवा भी 45-48 साल के हों और बच्चे तो या तो है नहीं या एक है, वो परिवार असंतुलित हो जाता है, वो परिवार कभी खुशहाल नहीं हो सकता। और यही बात देश के लिए भी है। देश में बुजुर्ग भी चाहिए, युवा भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। ये रेशो ये बराबर बना हुआ होना चाहिए। और इसके लिए आज तो समय है, आज तो हम देश की ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अगर TFR 1.9 1.8 आया है, इससे 2.2 पर लाना इतनी शायद कठिनाई वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इससे गिरा और ये गिरता ही जा रहा है अभी तक, अगर ये और आगे इधर नीचे की तरफ गया तो हमारे को देश को बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सब प्रकार की नीतियां और विकास जो है वो विफल हो जाते हैं अगर आपका युवा या बच्चे हो ही ना। इसलिए खुशहाल भारत चाहते हैं, समृद्ध भारत चाहते हैं, महान भारत चाहते हैं, तो उसकी पहली अनिवार्य शर्त है कि भारत का TFR 2.2 होना चाहिए। भारत एक युवा और गतिमान जनसंख्या वाला देश बना रहना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं अरे इतनी आबादी को कहां से लाएंगे, उनके लिए रोड्स कहां से लाएंगे, उनके लिए मकान कहां से लाएंगे, रोटी का प्रबंध कहां से लाएंगे। ये बिल्कुल उल्टी बात है, ये मूर्खतापूर्ण विचार है। मनुष्य ये सब चीजों का समाधान करता है या मनुष्य मुसीबत होता है। मैं एक उदाहरण अपने ही देश का बताता हूं। 1960-62 के दशक में जब 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, तो भारत की खाद्यान्न की स्थिति बड़ी खराब थी। उस समय पर हमारी आबादी थी 42-43 करोड़। हमारी खाद्यान्न की स्थिति ऐसी थी कि हमारे को अपने खाने के लिए भी हमारे पास गेहूं चावल नहीं था, हमारे यहाँ उगता नहीं था। इसलिए हमारे को अमेरिका से, अगर आप लोगों को याद हो, PL 480 का एक समझौता करना पड़ा था, शर्मनाक समझौता। लाल बहादुर शास्त्री जी को रेडियो के ऊपर हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करनी पड़ी कि सोमवार रात्रि का भोजन मत करो। कुछ लोगों को याद होगा, तो सोमवार रात्रि का भोजन छोड़ा था लोगों ने, ताकि कुछ भोजन बचे तो बाकी जो भूख से मर रहे लोग थे उनको दिया जा सके। हमारी आबादी थी 42-43 करोड़ और हमारा देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से आंख नीचे करके समझौता कर रहा था, कुछ गेहूं दे दो, अपने लोगों से अपील कर रहा था कि व्रत रखो। इतनी स्थिति थी। आज 2024 में क्या स्थिति है? 2024 में हमारी आबादी हो गई है 142 करोड़। उस समय थी केवल 42 करोड़, आज है 142 करोड़। 100 करोड़ लोग हो गए। और आज खाद्यान्न की क्या स्थिति है? तो हम सब लोगों को मालूम हो कि पिछले वर्ष अपेडा के चेयरमैन मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा जब, तो उन्होंने बताया कि भारत ने पिछले वर्ष 4.25 लाख करोड़ का एग्रो जो है और वो एक्सपोर्ट किया है, 4.25 लाख करोड़ रुपए का।
हम दुनिया के 103 देशों को अपने गेहूं और चावल भेजते हैं। दुनिया भर में जितना चावल इस समय पर होता है उसका 40% एक्सपोर्ट केवल भारत से जा रहा है चावल। हम दुनिया भर में गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, चावल के नंबर 1 के उत्पादक हैं। ये क्या बता रहा है कि मनुष्य की संख्या बढ़ी तो उसने एग्रीकल्चर बढ़ा दी। जब 42 करोड़ थे तब खाने को नहीं था, अब 142 करोड़ हैं तो दुनिया को खिला रहे हैं। तो सोच जरा ठीक करनी चाहिए। ना स्थान की कमी होती है, ना बाकी जगह कमी होती है, ना मकान बनाने की स्थिति होगी। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो समस्याओं का समाधान खोजता है। मनुष्य स्वयं में समस्या नहीं है। आज का जो संपूर्ण भारत सहित विश्व का विकास है वो मनुष्य ने किया है, योग्य मनुष्य ने किया है। मनुष्य को मुसीबत मानना ये पश्चिमी दृष्टिकोण है। मनुष्य को भगवान का वो मानना, अंश मानना, ये भारत का दृष्टिकोण है। हम कहते हैं वयम ब्रह्मस्य पुत्रः। तो आबादी गलत नहीं है, आबादी कैसी है ये प्रभु बात है। आबादी शिक्षित होनी चाहिए। 1951 में हमारा साक्षरता दर ये 20-21% था, आज वो बढ़ के 90-91% हो गया। भारत की जीडीपी उस समय पर की ग्रोथ रेट जो है उस समय 3-4% थी, आज हम 8% के आसपास ला रहे हैं। आज भारत का एविएशन सेक्टर, आज भारत का सड़क सेक्टर आप देखेंगे सब ठीक ठाक है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि युवा एवं गतिमान जनसंख्या चाहिए तो 2047 के समय पर किसी प्रकार की चिंता नहीं। भारत को एक महान देश बनाने के लिए यहां पर बाल, शिशु, युवा और वृद्ध, इन सब का एक अच्छा जनसंख्या चाहिए। इसी को हमने कहा गतिमान जनसंख्या। तो ऐसा एक पहला। दूसरा जो प्रमुख विषय है, दूसरा जो प्रमुख मार्ग है, उसको हमने कहा है, इसी से मिलता हुआ है, पूर्ण रोजगार युक्त जनसंख्या। पूर्ण रोजगार युक्त होना चाहिए। समृद्धि का कौन सा मार्ग विश्व ने अपनाया है? विश्व ने जो समृद्धि का मार्ग अपनाया ये मार्केट इकोनॉमी का मॉडल है। ये भारत का विकास मॉडल नहीं है। इसमें क्या है, वेल्थ तो क्रिएट हो रही है, पैसा तो क्रिएट हो रहा है, किंतु पैसा ऐसा क्रिएट हो रहा है जो कि प्रमुख लोगों के हाथ में जा रहा है। इस समय पर कहते हैं कि दुनिया के 30 बड़े लोगों के पास जितना पैसा है उतना विश्व की निचली आधी आबादी के पास भी नहीं है। अगर विश्व की आबादी 700 करोड़ माने, रिपोर्ट है इसकी पहले कुछ 2-1 साल पहले की, कि विश्व की नीचे से आधी आबादी 350 करोड़ के पास जितना पैसा है उतना केवल 30 देशों के पास है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है बाद में कि 30 का भी वो घटकर 8 लोगों के पास रह गया। ये वेल्थ का एक्यूमुलेशन वो हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, डिस्पैरिटी बढ़ रही है। क्यों? ये पश्चिमी विकास का मॉडल जो है ये वेल्थ क्रिएट तो करता है ये, लेकिन ये वेल्थ कुछ कंपनियों, कुछ व्यक्तियों के हाथों में कर देता है। हमारे को ये विकास का मॉडल चाहिए नहीं। और इसके कारण से बेरोजगारी उन देशों में भी बढ़ती है जो बड़े अमीर है। अमेरिका 3 से 4% तो बेरोजगारी वहां भी रहती है। और वहां के इकोनॉमिस्ट, ये पश्चिमी इकोनॉमिस्ट, इन्होंने मान ही लिया है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी देश में कुछ ना कुछ मात्रा में तो बेरोजगारी रहेगी ही। अरे वाह, विचित्र इकोनॉमिस्ट है भाई। अरे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं हो सकती? जब स्वावलंबी भारत अभियान में हम लोगों ने कहा, पहला ये वाक्य कहा कि 0 अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, 100% एम्प्लॉयमेंट, तो मुझे ध्यान है कि मैं कई इकोनॉमिस्ट से मिला, अब नाम लेना तो यहाँ जरा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उनका स्थिति वैसे ठीक है, चलो आदर्श या भाषण करने में ठीक है, लेकिन ये 0 अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। आप ये कहिए न्यूनतम अनएम्प्लॉयमेंट, अधिकतम लोगों का एम्प्लॉयमेंट, आप 100% एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं। मैं कि कैसी बातें करते हैं आप? कैसी बात है स्त्री जी, आप प्रचारक आदमी, आपको इकोनॉमी का नहीं पता। हम इकोनॉमिस्ट हैं। दुनिया में किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि 100% एम्प्लॉयमेंट कोई हो, ना यूरोप में है, ना चीन में है, ना जापान में है, ना अमेरिका में, ना सऊदी अरेबिया में, ना कुवैत में। मैं कहा अच्छी बात है भाई,
इसका मतलब क्या हुआ, मेरे घर के अंदर अगर 4 लड़के लड़कियां हैं तो 3 लड़के रहेंगे क्या नाम है एम्प्लॉयड, एक लड़का नहीं रहेगा, ये मान के चलें? मतलब एक लड़के को फिर सारी जिंदगी अनएम्प्लॉयमेंट रहना ही है? ये तो होता ही है ना। मैं क्यों होता है, मगर तुम्हारा दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है। भारत की अगर आप विकास नीति, भारत का अगर आप विकास मॉडल अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो भारत के विकास मॉडल में 100% एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ हमारे देश में कि अनएम्प्लॉयमेंट रही हो। हम तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है इसको जानते तक नहीं थे। भारत का विकास मॉडल, भारत की विकास नीति ये 100% एम्प्लॉयमेंट की है। जब ये विषय आगे चला तो हम लोगों ने जब पूछा तो देखा कि नीतियां तो उसी दृष्टिकोण से बनी हुई हैं। अगर इन नीतियों को आप लोगों ने अच्छे ढंग से उभारना करना है तो उसके लिए अनिवार्य है अपने इस देश की विकास नीति को भारतीय उस पर लाना होगा। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो नौकरियां मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये पश्चिमी दृष्टिकोण है। अगर भारतीय युवा ये उद्यम करेंगे, इनके उद्यम से इंडस्ट्री जगत खड़ा होगा, ये बॉटम अप थ्योरी अगर हम अपनाएंगे तो संपूर्ण भारत समृद्धि युक्त भी होगा, संपूर्ण भारत रोजगार युक्त भी होगा। इसलिए अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक अभी अभी आई, प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी योजना आयोग के सदस्य, यूजीसी के सदस्य, उन्होंने लिखी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सदस्य उन्होंने लिखी, उसका हमने शीर्षक ही दिया है युवा उद्यमिता, हर युवा उद्यमी, 37 करोड़ स्टार्टअप्स का देश। हर युवा उद्यमी मतलब हर युवा उद्यमी हो सकता है। पश्चिमी अर्थशास्त्री ये नहीं मानते कि हर युवा उद्यमी हो सकता है, लेकिन भारत का हजारों साल का इतिहास है, आज भी है। आज भी भारत में नौकरियां तो 10% से ऊपर होती नहीं, 2.5-3% सरकारी नौकरियां सब प्रकार की, 7-7.5% इंडस्ट्री पैदा करती है, बाकी 90% कहां से करते हैं? या तो कृषि से, यानी वो भी अपनी उससे, और या फिर एमएसएमई सेक्टर है बड़ी मात्रा में, तो भी वही स्वरोजगार, या फिर जो अपना कोई करते हैं तो भी। आज भी 80-90% भारत उद्यमिता से ही अपना रोजगार पैदा करता है। और यदि इसके क्रमबद्ध तरीके से कर दिया जाए, यदि इसको योजनाबद्ध तरीके से कर दिया जाए, यदि उसको 11वीं 12वीं के हिसाब से ही कर दिया जाए, हर युवा के रोजगार का प्रथम राजमार्ग है उद्यमिता, तो भारत 100% रोजगार युक्त हो ही सकता है। हमारे 10,000 साल की परंपरा यही कहती है। ये जो पश्चिम के अर्थशास्त्री कहते हैं कि अमेरिका में भी 4-5% तो है ही, 3% तो है ही बेरोजगारी, और ये तो मान के चल रहे हैं कि रहेगी, बिल्कुल गलत बात है। भारत 2047 में एक भी युवा बिना उसके नहीं रहना चाहिए रोजगार के। हाँ, रोजगार का अर्थ नौकरी नहीं होता, रोजगार का अर्थ उद्यमिता का मार्ग पहला होता है, नौकरी भी है, बस उतनी बात है। तो इस नाते से जब हम देखते हैं तो पूर्ण रोजगार युक्त भारत, उद्यमिता ही मंत्र, तो 2047 का भारत समृद्ध तो होगा, लेकिन आज भी 8% जीडीपी निकाल कर भी हम कह रहे हैं कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। बहुत से लोग आजकल नया शब्द निकाला है, दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। क्यों? क्योंकि ये मॉडल दूसरा है। भारतीय विकास मॉडल कहता है हर एक युवा की उद्यमिता का आधार के ऊपर जो अर्थ सृजन होता है वो वास्तव में अर्थ सृजन है। सीआईआई की रिपोर्ट है, चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसकी एक रिपोर्ट है 4 साल पहले आई थी कि अगर भारत अपनी सारी कार्यशील जनसंख्या को रोजगार युक्त कर जाता है तो भारत कैन बी ए $40 ट्रिलियन इकोनॉमी, $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम हो सकते हैं, जबकि अमेरिका आज भी अभी तक $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये है बॉटम अप थ्योरी का आधार, ये है हर युवा उद्यमी का मार्ग, जो भारत की इकोनॉमी का बेसिक मार्ग होना चाहिए। इस नाते से देखेंगे तो बड़ी मात्रा में पूर्ण रोजगार युक्त भारत, उद्यमिता ही मंत्र का मंत्र जो है, ये हमारे को 2047 में एक समृद्ध और महान दिशा लेने का दूसरा राजमार्ग है। तीसरा राजमार्ग है ही, उसकी चर्चा तो सब अर्थशास्त्री करते हैं,
विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था भारत। अभी एक इसमें दिक्कत है कि भारत के अर्थशास्त्रियों से लेकर जन सामान्य ये मान के चल रहा है कि हम तो ऐसे रहने हैं। पिछले 2-3 वर्षों से बड़ा शोर मचा है कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन यदि प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से देखते हैं तो हम जो विकसित देश हैं उनसे कहीं पीछे। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की शायद प्रति व्यक्ति आय जो है वो $12,500 बिलियन के आसपास होगी, तो हमारी $2,500 बिलियन के आसपास होगी। चीन की $9,000 बिलियन के $9,000 प्रति व्यक्ति के आसपास होगी। प्रति व्यक्ति की आय से भारत के मनमानस में बैठी गया हम तो ऐसे रहने ही हैं। नहीं, हम ऐसे क्यों रहने हैं? इसलिए हमारे को 2047 की योजनाएं करते हुए भारत को अपनी विकास की नई नीति अपनाते हुए अपने को पहले अपने मन से इन जड़ को निकालना होगा कि हम क्या विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। आज से 40 साल पहले कोई कहता तब तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। पिछले 25, 30, 40 साल में हमने जितनी तेजी से प्रगति की है, अब तो कुछ लोगों को लगने लगे हाँ अब तो भारत हो भी सकता है। अब जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अभी अभी होने वाले हैं, और कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत दूसरी अर्थव्यवस्था जो है 2040 के आसपास हो जाएगा और 2047 में हम $35 ट्रिलियन की इकॉनमी हो सकते हैं, तो अब लगने लगा कि हाँ पहली या दूसरी तो हो ही सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है अगर सारे भारत के 143-144 करोड़ लोग ये मन में निश्चय ठान लें कि हमारे को समृद्ध होना ही है विश्व में सर्वोच्च, सामान्य व्यक्ति से लेकर देश के अर्थशास्त्री तक, गरीब मजदूर किसान बस्तियों में रहने वाले लोगों से लेकर देश के सरकारों के अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों तक, इन सबको एक समग्र निश्चय करना होगा। देश और समाज की नीतियां ये उस देश और समाज के जनमानस के निश्चय से निकलती हैं। इसलिए एक महाअभियान, अपनी मानसिकता के परिवर्तन का अभियान हमारे को लेना है। एक एक व्यक्ति के मन का भाव जगाना। नहीं, समृद्धि गलत नहीं है। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम लक्ष्मी के वंशज हैं। क्या राम कोई गरीब गुरबे थे? क्या राम राज्य में लोग गरीब गुरबे थे? क्या कृष्ण के राज्य में कोई गरीब गुरबे थे? क्या लक्ष्मी हमारी देवी ही इस बात की है। हम तो धन की आराध्य करने वाले लोग हैं। हम ये कैसे गुर्बत को अपनी मानसिकता बनाकर बैठ गए? शायद 700-800 वर्षों का जो कालखंड चला जब हम विदेशियों से संघर्ष करते रहे, उसमें लंबे समय तक विजय नहीं मिली, इसलिए हमारी मानसिकता भी छोटी रह गई है। किंतु अब जब हम स्वतंत्रता के 75-70 वर्ष पार कर चुके हैं और स्वतंत्रता के 100 वर्ष का दृष्टिकोण अपना रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहली बात है अपने मन मानस को वैसा बढ़ाना। मन के हारे जीत है, मन के हारे हार, परमात्म को पाइए। मन ही के प्रति तो वो थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन वो कहता क्या है कि आपकी जीत या आपकी हार ये आपके अंदर से ये पहले निर्णय होती है। हर एक चीज, स्टीफन कॉय अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 7 हैबिट में लिखते हैं, दुनिया में प्रत्येक चीज 2 बार घटित होती है, एक मानसिक स्तर पर, एक भौतिक स्तर के ऊपर। इसलिए भारत को विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनना है, प्रति व्यक्ति समृद्ध अर्थव्यवस्था बनना है। पहले मन के स्तर पर हमारे को बनना होगा, फिर प्रत्यक्ष नीतिगत और भौतिक रूप में आएंगे। इसलिए जब हम कहते हैं कि विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था, तब हमारा आशय इससे है। और कोई कहे कि ये नई बात होने वाली है, नई बात बिल्कुल नहीं होने वाली। गत 10,000 वर्षों से भारत विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था रहा है। जब मोहम्मद गजनी आया और कितना सोमनाथ के मंदिर से ले गया, तो कहते हैं कि 6 महीने तक यहां से लेकर गजनी की तरफ ऊंट जाते रहे, सोने चांदी हीरे जवाहरात ले लेकर। उसके बाद मंगोल आए, पठान आए, और अभी एक आंकड़ा आया
हमारे उड़ीसा प्रांत की रहने वाली एक बहुत बड़ी अर्थशास्त्री हैं, आजकल तो अमेरिका में रहती हैं लंबे समय से, उत्सा पटनायक। उसने लगभग 25 वर्ष का अपना थीसिस अनेक उसके अपने शिष्यों के साथ वो किया, और उसके निष्कर्ष उसने बताया कि अकेले अंग्रेज अपने 200 साल के शासनकाल में उल्टे सीधे सब प्रकार के टैक्स, ऑफिशियल और अनऑफिशियल करके उसे सारा कैलकुलेट करके बताया कि लगभग $45 ट्रिलियन अंग्रेज भारत से ले गए। ये उत्साह पटनायक की अभी रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कोई ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपने पास रखना, ये यूनाइटेड नेशन तक में बहस हुई है। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद और जयशंकर हमारे यहाँ के विदेश मंत्री, उन्होंने बकायदा उसको कोट किया है, यानी इतने बड़े बड़े लोग उसको मान्यता दे रहे हैं, विश्व में बड़ी डिबेटेड आई है। अगर अंग्रेजों के काल में हम केवल $45 ट्रिलियन हमारे से लूट कर ले गए, तो उससे पहले के जो लोग है वो कितने होगा, और $45 ट्रिलियन कितना होता, तो मैंने पहले बताया है अमेरिका की तो टोटल इकोनॉमी $26 ट्रिलियन है, यानी 2 अमेरिका तो अंग्रेज हमारे यहां से लूट के ले गए। कितने धनराज्यपूर्ण थे हम। इसलिए अभी जब हम कहते हैं विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था हमारे को बनना है, तो हम ये रिक्लेम कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को। हम कोई नई बात नहीं कह रहे कि आज तक तो कभी हम हुए नहीं, अब हम निश्चय करते हैं ना। हम थे इस 500-700-800 साल के कालखंड में, हम संघर्ष में पीछे रह गए और वो लुटेरे लूट लूट के ले गए। अब हमारे को दोबारा से वैसा बनना है, इसलिए हमारे को वैसा निश्चय भी करना है। इस निश्चय के आधार पर, प्रबल जन जागरण के आधार पर, एक एक व्यक्ति के निश्चय को सार्वजनिक समाज का और देश का और सरकारों का निश्चय बनाते हुए, सरकार की नीतियों में परिवर्तित करते हुए हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेंगे। इसमें कोई संशय का कारण नहीं होना चाहिए। चौथा और प्रमुख हमने उसमें कहा है, शिक्षा विज्ञान और तकनीकी में अग्रणी भारत। शिक्षा विज्ञान और तकनीकी में अग्रणी होना किसी भी समाज, देश, इकोनॉमी के लिए अत्यंत अनिवार्य रहता है। ये उसकी इकोनॉमी से भी जुड़ा है और ये उसके अपने आप को प्रकट करने से भी जुड़ा है। अशिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित समाज, विज्ञान रहित समाज, ये कोई श्रेष्ठ समाज नहीं हो सकता। हम जरा ध्यान कर लें, आज तो जो स्थिति है, पिछले 300 वर्षों में, क्योंकि हम तो लगातार संघर्ष में लगे रहे, 1192 में पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली में राज्य खत्म हुआ, उससे लेकर 1200 के आसपास से लेकर और 1947 तक 750 वर्ष तो हम इसी में लगे रहे। इसलिए हम शिक्षा, विज्ञान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, संभव ही नहीं था। रोज के संघर्ष, रोज की लड़ाइयां, परिणाम क्या हुआ? पिछले 250-300 वर्षों में ये अधिकांश रिसर्च के काम यूरोप में है। आज जो विश्व की 500 विश्वविद्यालय निकलते हैं, ये 500 विश्वविद्यालयों में से 400 विश्वविद्यालय जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वो यूरोप, अमेरिका और इधर की होती हैं, कुछ बाकी चीन, जापान में। भारत की उस सारे में शायद 15 या 20 ही होंगी पहले 500 यूनिवर्सिटियों में। पहली 100 यूनिवर्सिटी में तो भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। और उसके कारण से जितना भी टेक्नोलॉजी और विज्ञान हुआ, खोज हुई है, आप देखोगे सब पिछले 200-300 वर्षों में ये यूरोप, अमेरिका में हुई है। भाप का इंजन, जिसको क्रांति माना जाता है, इंडस्ट्रियल क्रांति 1, भाप का इंजन, ये भाप का इंजन आविष्कार किसने किया? यूरोप वालों ने। बाद में बिजली का क्रांति हुई, बिजली का आविष्कार करने वाला, बल्ब का आविष्कार करने वाला थॉमस अल्वा एडिसन कहां का हुआ? यूरोप का हुआ। रेडियो, रेडियो का आविष्कार कहां हुआ? वहां हुआ। आज के एरोप्लेन का, राम के युग में जब था सब था। आज के जो विमान हैं वो राइट ब्रदर्स ने किए। ये राइट ब्रदर्स किधर कहां के थे? यूरोप के थे। आज का टेलीविजन आया, जिसने सारे उसको बदल दिया, सारे उसका नक्शा। ये टेलीविजन किसने खोजा? उन्होंने खोजा। कंप्यूटर आया 1970-80 के दशक में, किन्होंने खोजा? उन्होंने, अमेरिका ने और यूरोप ने।
अब उसके बाद इंटरनेट आया, ये इंटरनेट मेल ये किन्होंने खोजे? उन्होंने। अभी अभी एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहां पर? अमेरिका, यूरोप। जो भी देखेंगे आप सब यूरोप, सब अमेरिका, या फिर कुछ मात्रा में अब जापान और चीन में हुआ है। इसलिए सारा पैसा भी उधर जा रहा है, सारे विकास की प्रक्रियाएं भी उधर जा रही हैं। क्यों? जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, जिनके पास टेक्नोलॉजी होगी, विकास, पैसा, अर्थ, ये सब वहां जाता है। ये तो जाता था, रक्षा भी वहां जाता है, आर्मी और डिफेंस भी वहां चला जाता है। और उसके कारण से हम कैसे भी जाए, आज अमेरिका में, अमेरिका की अगर टोटल इकोनॉमी है $26 ट्रिलियन के आसपास, तो वहां पर 8 साढ़े आठ के लगभग ट्रिलियन डॉलर उनका हर वर्ष कहां से आता है? उनके पेटेंट लॉस में से आता है। यानी यूं समझिए, ये एलईडी का बल्ब जल रहा है, मान लो इसको बनाने वाली कंपनी शुद्ध भारतीय हो, इसका पेटेंट, इसका सब कुछ निर्माण भारत में है, रॉ मटेरियल भारत में है, सब कुछ, कोई विदेश का, यूरोप का वो नहीं है। लेकिन अगर एलईडी का बेसिक पेटेंट उनके पास है तो इसकी 6% रॉयल्टी उनके पास जा रही है। जो कंप्यूटर हम खरीदते हैं, जो इंटरनेट खरीदते हैं, जो गूगल हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम ये व्हाट्सएप प्रयोग करते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, इसकी बेसिक रॉयल्टी उनके पास अपने आप जाती रहती है। कुछ नहीं करते वो गोरे। क्यों? एक बार उन्होंने कर दिया, पेटेंट उन्होंने फाइल कर दिए, आईपीआर, उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उन्होंने अपने बड़े सख्त बना रखे हैं। एक बार जो उन्होंने खोज कर दी, दूसरा कोई और खोज कर सकता नहीं उस प्रोडक्ट की, तो खासकर। और कुल मिलाकर वो सब पैसा वो जिंदगी भर वहां खींचते रहते। अगर भारत को बिना बात के टैक्स हर समय उसको उनको देने नहीं है, हमारे को खड़ा होना है असली में, तो अपना साइंस, अपना टेक्नोलॉजी, अपनी एजुकेशन, इसको खड़ा करना होगा। ये अच्छी बात है कि भारत पिछले 12-15 वर्षों में तो खासकर तेजी से इस विषय में फिर से रिक्लेम करने लगा है। इसलिए दुनिया भर के जीसीसी ग्लोबल सेंटर जो है, इनोवेशन सेंटर, वो अब भारत में आने लगे हैं। भारत की यूनिवर्सिटियां अब तेजी से 1100 से ऊपर हो गई, अब तेजी से विश्व रैंकिंग में आने लगी हैं। पहले तो 500 में नहीं होती थी, कोई 2-4 होती थी, फिर वो 200 में आ गई, अब पहली 100 में तो नहीं है, लेकिन 100 के बाद अब भारत की नंबर आने लग गया है। साइंस, IISc बेंगलोर का नंबर आ गया है, IIT मद्रास का नंबर आ गया है, ऐसे अनेक चीज़ें आने लगी हैं। हमारे भी अब आने लगे। अब भारत भी पेटेंट फाइल करने लगा है तेजी से, कॉमर्शियल पेटेंट भी हमारे अब फाइल होने लगे हैं। अब हमारे यहाँ पर भी क्या नाम, IPR जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में डेवलप होने लगा है, लेकिन इस गति को बढ़ाना होगा। अगर भारत को विश्व का नेतृत्व करना है, भारत को आर्थिक रूप से, भारत को शैक्षिक रूप से स्वावलंबी रहना है, तो अनिवार्य है विज्ञान, शिक्षा और टेक्नोलॉजी में भारत को ना केवल आगे आना होगा, बल्कि वर्ल्ड लीडर भी बनना होगा। इसमें भी हम पहले थे आर्थिक की तरह। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय में विश्व भर से विद्यार्थी आते थे। आज जैसे बड़ी एजुकेशन करनी होती है तो लोग कहां भागते हैं? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अमेरिका की कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटियां, और कौन कौन सी, मैनचेस्टर उसकी, और एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सब वहां जाते हैं, दुनिया भर से जाते हैं वहां पर। पहले हमारे यहां पर आते थे, तक्षशिला के अंदर, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर बताते हैं कि 40 देशों के लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो इसलिए शिक्षा का, ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र भारत था। लेकिन जैसे आर्थिक क्षेत्र में हुआ, ऐसे इस क्षेत्र में हुआ। लगातार संघर्ष के कारण से ये सब नष्ट हो गए। आज दोबारा से भारत को पुनर्निर्माण करना है 2047 की, यानी अगले 20-22 वर्षों की जब हम योजनाएं कर रहे हैं, भारत का अपना एक विकास का मॉडल निर्धारित हो रहा है, भारत की विकास की दिशा तय हो रही है, उसमें यह भी ध्यान में करना है कि हमारे को अपना चौथा ट्रैक वो इस नाते से रखना है। पांचवा बड़ा मार्ग है भारत को समृद्ध और महान बनाने का, वो है अभेद्य सुरक्षा तंत्र।
अंग्रेजी में हमने कहा अनडिफिटेबल डिफेंस स्ट्रक्चर। भारत का जो डिफेंस स्ट्रक्चर है ये बहुत मजबूत चाहिए भाई। मान लो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे हो गए, मान लो हमने विश्व की अर्थव्यवस्था भी बड़ी खड़ी कर ली, रोजगार भी हो गया, लेकिन अर्थव्यवस्था बड़ी, पैसा बड़ी, क्या करेंगे अगर हमारे पास सुरक्षा ही ना हुई तो? सीधी सी बात है, अगर मानो कोई सेठ जी हो, पैसे पूसे की बड़ी व्यवस्था है, लेकिन चौकीदार रखे ना तो चोर उचक्के आके, डाकैत आके सारा किया कराया आपका ले जाएंगे किससे? बल्कि वही धन आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। चोर डाकू आके आपको पहले मार जाएगा, आपका धन भी ले जाएगा। इसलिए अगर किसी देश को आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बाद समृद्ध रहना है तो उसको अपना सुरक्षा तंत्र जबरदस्त मजबूत करना है। पाषाण पहले भी यही हुआ, समृद्ध तो हम पहली शताब्दी से पहले थे, लेकिन हुआ यह कि पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में भारत में बौद्ध मत का प्रभाव हो गया। उसका प्रभाव राजाओं पर हो गया। राजाओं के प्रभाव के कारण से हमने सेना को बहुत सशक्त करना ये छोड़ दिया। हम हूणों को, कुषाणों को, दुनिया की सबसे बर्बर जातियां थी, विक्रमादित्य, हमने खूब परास्त किया उनको। लेकिन बौद्ध मत आने के पश्चात अशोक ने जब इसको ग्रहण कर लिया, इसको बौद्ध मत को, हमने सोचा कि शांति होनी चाहिए, लड़ाइयाँ क्यों करनी, युद्ध क्यों करने? अरे भाई युद्ध नहीं करने, लड़ाइयाँ नहीं करनी, लेकिन जो हमारे ऊपर आक्रमण करने आए उनसे बचाव के लिए तो अपना तंत्र मजबूत चाहिए। हमने लड़ाई नहीं करनी, हम तो बुद्ध का देश हो गए, शांति का मार्ग अपनाने, अहिंसा का मार्ग अपनाने वाले ऐसे हो गए कि चौथी, पांचवी शताब्दी आते आते तक हम अपनी सुरक्षा सेनाओं की तरफ से जो है बहुत ढीले हो गए, थोड़ी बहुत रखते थे जैसी तैसी थी। इसलिए जब छठी, सातवीं शताब्दी में इस्लाम की आंधी चली और वहां से मिडिल ईस्ट से आक्रमणकारी शुरू हुए तो हमारे पास रोकने के लिए राजाओं के पास पर्याप्त सेनाएं, सशक्त सेनाएं नहीं थी। लंबे समय से हमने उन सेनाओं पर खर्चा ही नहीं किया था, उनका प्रशिक्षण ही नहीं किया था, नए प्रकार की तलवारें और नए प्रकार के वो हम लाए नहीं थे। अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत का जब तीसरा संग्राम हुआ उसमें उनका एक तोप, क्या नाम था उसका, जलजला या जमजमा, उनकी एक तोप, उसकी एक तोप ने ही हमारे 21,000 से अधिक उनको मार डाला। एक बार में ही वो 40 किलो बारूद जो है वो उठाकर डालती थी, हमारे पास नहीं थी वैसी तो। इसलिए हम लोग हथियार के मामले में, सेना के मामले में मजबूत नहीं रह पाए। इसलिए इस्लाम के ये दरिंदे जब चले, एक के बाद एक, हम कंधार से लेकर वहां से लेकर जो हारनी शुरू हुई तो करते 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 वो दिल्ली का सिंहासन भी हम मार बैठे। कोई होता है क्या? और इवन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारत के को उल्टे सीधे, क्या नाम है, रक्षा मंत्री थे, नाम लेना तो अच्छा नहीं, लेकिन 62 में जब चीन ने आक्रमण किया, हमारे पास अपने सैनिकों को बर्फ में लड़ने लायक जूते नहीं थे, बंदूक तो बाद की बात छोड़िए। इसलिए 37,000 वर्ग किलोमीटर भूमि 1962 में चीन ने आक्रमण किया, वो ले गया। ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद और उसके पश्चात भारत को लगा कि अगर ऐसे है तो हमने कुछ कुछ संभलना शुरू किया, लेकिन तो भी हमारे मन में ऐसा नहीं आया कि हमको बड़ा बनना है। इसलिए जब 1990-91 में हमारे वैज्ञानिकों ने एटॉमिक बम बना भी दिया तो कहते हैं कि 5-6 साल तक उनको विस्फोट करके परीक्षण करने की अनुमति नहीं मिली। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आने के अपने महीने बाद ही विस्फोट करवाया। भाई प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, 1 महीने बाद विस्फोट हो गया, 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद। क्यों? क्या 1.5 महीने में, क्या नाम है, एटम बम बन जाता है क्या? वर्षानुवर्षों लगते हैं। इसका मतलब क्या है? एटम बम तो पहले तैयार थे, लेकिन एटम बम का परीक्षण करें हम, इसकी अनुमति तो सरकार को देनी होती है। हमारी सरकार अनुमति ही नहीं देती थी। इसलिए पोखरण 2 का जब विस्फोट हुआ, संपूर्ण भारत को रोमांच उठा, अब हम शक्तिशाली हो गए। दुनिया ने देखा, अरे भारत के बारे में सोचते नहीं थे, भारत भी कोई देश है। जैसे ही पोखरण 2 का विस्फोट हुआ, सारी दुनिया में प्रतिबंध लगाओ, ये लगाओ, भारत कैसा, कहां से आएगा विस्फोट, इनके वैज्ञानिकों ने कब किया, इकट्ठा कब किया, यूरेनियम कहां से आया, ये कहां से आया, वो कहां से आया।
लेकिन पोखरण 2 का विस्फोट 1996 में, ये घोषणा थी हमारी 1998 में ये घोषणा थी हमारी कि अब सुरक्षा के मामले में हम अब पीछे नहीं रहने वाले। भारत ने सुरक्षा का मंत्र पढ़ लिया है। 1998 की 11 और 13 मई को हुए पोखरण विस्फोट ये इस बात की वो उद्घोषणा थे कि हम अब इस मंत्र को पढ़ने वाले हैं। और इसलिए आज हम उस नाते से काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिर ना केवल ये शक्तिशाली होना चाहिए, बल्कि आयुध का जो निर्माण है वो भी स्वदेशी होना अनिवार्य है। आज हमारे पास, हम विश्व की चौथी बड़ी सेना तो माने जाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान करना, आज भी विश्व के सबसे रक्षा उत्पादक के सबसे बड़ा आयातक देश भारत है। अभी कुछ मात्रा में शायद दूसरे नंबर पर आया, कुछ मात्रा में शायद, नहीं तो शायद एक नंबर लेटेस्ट आंकड़ा नहीं देखा गया। यानी हमारे को हवाई जहाज लाना है, राफेल लाना है तो भी फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे को ड्रोन लाना है तो भी इजराइल और अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे को और कोई विशेष प्रकार का ब्रह्मोस मिसाइल बनानी है तो भी हमारे को रूस पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों भाई? अपना विमान हम नहीं बनाते। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से विशेषकर भारत सरकार ने इस पर विशेष रूप से फोकस किया है और बहुत सी आयुध की चीजें जो विश्व से हम मंगाते थे उनको नो इंपोर्ट की सूची में डाला है। और भारत की एजेंसियां, भारत की कंपनियां, भारत सरकार के कुछ तंत्र ये अब बनाने लगे हैं। और बनाने लगे, खुशी की बात यह है अब हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर रहे हैं। 2013 में भारत ने 525 करोड़ के युद्ध के सामान का एक्सपोर्ट किया था। लेकिन इस वर्ष का 2023 का जो एक्सपोर्ट आया का लिस्ट आई है तो भारत ने 21,200 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। आज भारत अपने स्वदेशी टैंक बना रहा है। आज भारत ने अपना तेजस विमान, लड़ाकू विमान बनाया है। वो लड़ाकू विमान दुनिया में अब सेल के लिए तैयार हो गया है। 2-3 देश उसमें से रुचि दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हमने फिलीपींस को और वियतनाम को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, बल्कि बेची दी है। आज आर्मेनिया के अंदर बड़ी मात्रा में हमारे युद्ध गोला वगैरह चल रहा है हमारे पर। आज विश्व में अभी हम बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन हम तेजी से विश्व में आयुध निर्माता के लाइन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जरा ध्यान करना, कोई सरकार आ गई और जैसे इस समय भाई राष्ट्रवादी सरकार है तो उसने ध्यान कर लिया है, लेकिन कल को कोई दूसरी सरकार आई, समाज में जागृति है नहीं, तो सरकार नीतियां बदल सकती हैं। ध्यान करना। क्यों? कोई भी नीति गवर्नमेंट बनाए, स्थायी बनाए, इसका आधार होता है वहां की जनता में जागरूकता है कि नहीं, जनता क्या चाहती है। कल को मान लो भगवान ना करे कोई दूसरी सरकार आए और वह युद्ध नीति के मामले में जो है स्लो होने लगे, अगर देश जागरूक है तो देश एकदम हमला करेगा। कैसे कोई सरकार ढीला कर सकती है? इसको नहीं करने देंगे। इसलिए आयुध नीति के बारे में सारे देश में एक मानस बनना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए। ये सरकारों का निर्णय का काम नहीं है, समाज का निर्णय है। सरकारें क्या होती हैं? सरकारें समाज की जागरूकता का लेवल होती है। समाज किस विषय में कितनी मात्रा में जागरूक है, इसी के आधार पर ही तय होता है कि सरकार की नीति कैसी है। और उल्टा भी है, अगर सरकार कोई नीति बना दे और जागरूकता ना हो तो लोग ही उसका विरोध कर देते। एक उदाहरण बताता हूं। किसानों के हित के लिए एग्रीकल्चर में व्यापक परिवर्तन करने के लिए, किसानों को आय की वृद्धि के लिए भारत सरकार ने 3 साल पहले कानून बनाए, लेकिन समाज में जागरूकता नहीं थी, किसानों में जागरूकता नहीं थी। तो हमारे विशेषकर पंजाब के किसान और बाकी इधर हरियाणा के इधर के छोटे मोटे किसान मिलकर उन्होंने जो किसानों के हित के लिए ही नीतियां बनाई गई थी उन्हीं का विरोध कर दिया और लंबी जद्दोजहद के बाद वो वापस लेनी पड़ी। इसका कारण क्या था? शुद्ध किसानों की आय वृद्धि करने के लिए, किसानों का उठाव करने के लिए जो बनाई गई नीतियां हैं, जागरूकता ना होने के कारण से वही समाज के लोग, वही किसान कह लगे इन नीतियों को वापस लो, काले कानून है, वापस लो, लेने पड़ेगा। जागरूकता का लेवल हो गया तो सरकार को झक मार के भी नीति बनानी पड़ती है।
और अगर नीति बनाई, जागरूकता नहीं हुई, तो बनी बनाई नीतियां भी लागू नहीं होती, लागू करने की कोशिश करो तो विरोध हो जाता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारे को युद्ध के मामले में, सेनाओं के मामले में, तंत्र के मामले में जागरूक होना। यहाँ एक ये भी बता दूं, ये जो भारत सरकार की अग्निवीर योजना है, ये अग्निवीर योजना और कुछ नहीं है, अपनी सेनाओं को आधुनिकतम करने का एक विशाल प्रयोग है। मूर्ख राजनीतिक नेताओं ने इसका विरोध करके इसके आधार पर वोट करने के लिए कि देखो तुम्हारे को जो है 14 साल तो पहले रोजगार मिलता था, अब केवल 4 साल मिलेगा, ये बेरोजगार युवक कहाँ जाएंगे। सेना ये रोजगार क्या नाम है देने वाली एजेंसी नहीं है। सेना का काम रोजगार देना नहीं है, सेना का काम है देश को सुरक्षा देना। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, आज लोगों की जरूरत नहीं है, फौजियों पैदल वालों की जरूरत नहीं है, आज ड्रोन चलते हैं, आज मिसाइलें चलती हैं। इजराइल ने हमला किया और क्या नाम है इनका हमास का सबसे बड़ा नेता मार दिया, एक भी व्यक्ति भेजा नहीं। इजराइल में बैठे बैठे 2500 किलोमीटर दूर मिसाइल मारी, खत्म कर दिया मामला। यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर उसका रूस का कब्जा कर लिया, व्यक्ति नहीं गए, ड्रोन गए, रोबोटिक ड्रोन्स गए। तो आज बदल चुका है, आज फौजियों का नंबर जरूरत नहीं है, आज हाई एंड टेक्नोलॉजी के हथियार चाहिए। सेना का आधुनिकीकरण करना था, सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए जितने नौजवान की आवश्यकता है, बाकियों का 4 वर्ष करने के पश्चात आप जाओ, कभी आवश्यकता होगी बुला लेंगे और उनको 30-40 लाख रुपए का पैकेज देंगे। लेकिन दुष्ट राजनीतिज्ञों ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा इसका फायदा उठाओ। आम जनता को इतना पता नहीं था, देखो तुम्हारे फौजी जाते ना तुम्हारे गांव से, जिन गांवों से फौजी जाते थे, हाँ ठीक, पहले कितनी देर में आते थे, 15 साल बाद, अब 4 साल बाद वापस आ जाएंगे। क्या करेंगे, खाली घूमेंगे। वो तरीका इसने कबाड़ा कर दिया और वही अपने लोग उसके खिलाफ होकर वोटिंग करने लग गए। अग्निवीर योजना का विरोध करना ये देशद्रोह के बराबर था, लेकिन किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जागरूकता पैदा करना अपनी आयुध नीति के बारे में, अपनी रक्षा सेनाओं के बारे में, अपने सुरक्षा तंत्र के बारे में अत्यंत अनिवार्य है। तो ऐसा ये 5वां सूत्र है, 5वां मार्ग है अभेद्य सुरक्षा तंत्र। हम अपने यहां प्रार्थना में भी क्या कहते हैं, अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति। हमारे को ऐसी शक्ति दो जो अजय हो विश्व में। हम दुनिया को युद्ध में जीतने नहीं चाहते ना, लेकिन कोई हमारे को ना हरा सके, हमारी जमीन कोई ना कब्जा सके। सबको लगना चाहिए कि भारत सुरक्षा के मामले में है, और केवल बाउंड्री पर नहीं बल्कि आंतरिक भी। अगर आप आतंकवाद के मामले में आओगे तो भी हम तैयार हैं। पहले नहीं होता था, आज पाकिस्तान के अंदर जाकर मरते हैं। कौन मार गया, अज्ञात मार गया। ये अज्ञात ही नहीं खत्म होते। 20-22 बड़े आतंकवादी घर में बैठे हैं, अब उनको पता चलता है कि आतंकवाद की कीमत क्या है। अब कनाडा में भी मरते हैं, अमेरिका में, हमने कहा चांद और मंगल पर भी भागना, वहां भी जाके मारेंगे। अब भारत ने पीछे रहना ये खत्म कर दिया। आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा, तो भारत को अपने इस विषय पर आगे जाना होगा। तो ऐसा अभेद्य सुरक्षा तंत्र का एक 5वां मंत्र है। छठा है पर्यावरण हितैषी का मार्ग। पर्यावरण आज सारे विश्व का, अगर कोई विश्व की सरकारों से पूछे तो कहेंगे नंबर 1 खतरा आज है पर्यावरण। बारिश कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, इसका मामला हो गया। सारी धरती गर्म हो गई है पहले की अपेक्षा। अमेरिका के जंगलों में आग लगती तो बुझती नहीं है महीनों महीने, बाकी जगह भी ऐसी स्थिति हो गई है। सारा पर्यावरण तंत्र, क्यों, विकास का जो मार्ग अपनाया पश्चिम के वैज्ञानिकों ने, वो सारे का सारा जो मार्ग है वो सारे का सारा ऐसा ही हो गया, और उसके कारण से पर्यावरण भक्षी एक संपूर्ण अपना आज विश्व की स्थिति बन गई है। डर रहे हैं, इसलिए सारे विश्व के प्रमुख क्या नाम है राजाध्यक्ष इकट्ठा होके कभी पेरिस समिट करते हैं, कभी कोपेनहेगन करते हैं, कभी COP21 करते हैं। इतने करोड़ डॉलर लगाओ, पर्यावरण को ठीक करो, वृक्ष लगाओ, ये लगाओ। पहले क्यों नहीं सोचा? भारत का जो विकास का मार्ग है वो पर्यावरण हितैषी मार्ग रहा है हमेशा। हम दुनिया में 33% GDP पैदा करते थे, हम कभी विकास को, इसे प्रकृति विनाशक नहीं थे।
आज जितना भी विश्व में पर्यावरण का विनाश हो रहा है, कार्बन क्या नाम है वो हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसका 26% अकेले चीन करता है, 18% अकेले अमेरिका करता है। हम तो अभी भी 6-6.5-7% के आसपास करते हैं, और हमारी तो आबादी 142 करोड़ है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा हम तो अभी भी मिनिमम है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर भारत को और विश्व को सुरक्षित रूप से सैकड़ों साल तक आगे जाना है, मानवता को अगर अच्छे स्वस्थ तरीके से आगे जाना है, तो पर्यावरण हितैषी विकास होना चाहिए, पर्यावरण भक्षी विकास नहीं होना चाहिए। इसलिए नीतियां बनाते हुए, एनर्जी करते हुए, पेट्रोल और ये नहीं भाई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आना चाहिए, उससे क्या नाम है ऊर्जा बचती है। ऐसी सौर ऊर्जा, ये अगर ऊर्जा यहां से आ गई तो कुछ अलग से बर्न नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर सोलर भारत में आता है तो ठीक, इसलिए हमने विश्व सोलर का नेतृत्व करना शुरू किया है। तो पर्यावरण हितैषी जो विकास का स्वरूप है, ये वास्तव में देश और दुनिया को आगे ले जाएगा। हमने, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वो दिया है कि 2047 तक हम जीरो नेट कार्बन एमिशन वाला कंट्री हो जाएंगे। यानी आज अगर हम 6.5-7% हमारा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो 2070 आने से पहले हम जीरो नेट कंजम्पशन। मानो हमारे को अपनी ऊर्जा जरूरतों को बिजली पैदा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाने पड़ते थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने पड़ते थे, अब हम सोलर से खींचने लग गए। 350 गीगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं, और हमारी सरकार ने कहा हम जल्दी से जल्दी 500 गीगावाट अपनी पैदा करेंगे। भारत की ऊर्जा जरूरतें अब हमारे को, हम अपने कोल वाले, थर्मल वाले अनेक बंद कर दिए हैं। मैं बठिंडा में था, यहाँ मेरा केंद्र था, बठिंडा में बहुत बड़ा वहाँ निकलता था, मेरे सामने बठिंडा का थर्मल पावर प्लांट बंद हो गया। ऐसे बाकी जगह पर भी बंद किए जा रहे हैं, ताकि हम जो बिजली पैदा करें वो हम सोलर से लेंगे। जैसे मैंने बताया 350 गीगावाट हम सोलर से लेने लगे हैं। हम विश्व का सबसे बड़ा सोलर उत्पादक एनर्जी का देश बनना चाहते हैं, और 2000 साल से पहले तो पक्का बन जाएंगे। क्यों? हमारा दृष्टिकोण ही है पर्यावरण हितैषी जो है विकास और एनर्जी का उत्पादन करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग चलने वाले देश हैं। तो ये 7वां हमने कहा है जो मार्ग है अपने इसका, विश्व बंधुत्व का प्रवक्ता भारत। बड़ा इंपॉर्टेंट है, विश्व बंधुत्व का प्रवक्ता। आज दुनिया भर में क्या हो रहा है? लगातार आतंकवाद, युद्ध, लड़ाइयां हो रही। द्वितीय विश्व युद्ध में जितने लोग मरे, उससे कहीं अधिक इन आतंकवाद और इनमें मर गए। क्यों? विश्व के इतने जितने भी देश हैं, 205 के आसपास देश माने जाते हैं विश्व में, उनके पास विश्व बंधुत्व का कोई दृष्टिकोण नहीं। गाजा के अंदर, गाजा के आतंकवादियों ने और वो हमास के लोगों ने, हमास के आतंकियों ने अगर इजराइल पर हमला करके 1200 लोग मार दिए, तो अगले 8 महीने में इजराइल ने उनके 40,000 लोग मार दिए। 15 लाख लोग वहां से उजड़ के कहां गए। रूस ने सोचा यूक्रेन की उस पर कब्जा कर लें, यूक्रेन ने उल्टा हमला किया, 2.5 लाख क्या नाम है रूसी सैनिक मर गए, और 3 लाख के ऊपर जो है यूक्रेनी मर गए। उससे पहले अफगानिस्तान में क्या नाम है अमेरिका ने किए रखा, रोज इनके सब जगह लड़ाइयां। अभी चीन कह रहा है मैं ताइवान के ऊपर करूंगा, युद्ध के लिए तैयार बैठा है। तिब्बत पहले उसने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि विश्व के इन देशों के पास इस विश्व के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है। उनका दृष्टिकोण क्या है? विश्व एक बाजार है जिस पर हर देश चाहता अपना अधिकार है। भारत क्या कहता है? भारत कहता है विश्व एक परिवार है जिसमें जीने का सबको अधिकार है। हम क्या कहते हैं? अभी हमारा G20 हुई, 20 बड़े देशों के लोग आए, हमने स्लोगन में क्या लिखा? वसुधैव कुटुंबकम। यह विश्व एक परिवार है। ये हमारा दृष्टिकोण है, भारत का दृष्टिकोण। आज का नहीं, सैकड़ों वर्षों का। ये दृष्टिकोण दुनिया का नहीं है। वो क्या कहते हैं? ये मार्केट है, वर्ल्ड इज ए वन मार्केट, विश्व एक बाजार है। अब बाजार में क्या होता है? होड़ होती है। जब आप बाजार में लेने के लिए जाते हैं
आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे को जो है और 1,000 रुपया देता हूँ, इतना मेरे को ये सामान दे दो। आपकी इच्छा क्या होती है? 1,000 रुपये अधिक से अधिक सामान ले लिया जाए। दुकानदार की इच्छा क्या होती है? अपना छोटा से छोटा सामान दिया जाए और 1,000 नहीं, फिर आप 1,200 रुपये दो। वो आपसे खींचने में लगा, आप उससे खींचने में। ये बाजार की प्रकृति होती है, उसमें कंपटीशन होते हैं, एक दूसरे गला काट प्रतियोगिताएं होती हैं। चाहे दूसरे की फैक्ट्री के वर्कर निकल जाए, दूसरे के नुकसान हो जाए, मेरा चलना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मानवता जो है वो एक दूसरे को सुखी नहीं कर सकती, वो मानवता एक दूसरे को मारती है। और इसलिए विश्व युद्ध में तो लाखों लोग मरे ही मरे, 1945 के बाद से भी लाखों लोग मारे गए। ये क्या विश्व हुआ? भारत क्या कहता है? भारत कहता है विश्व एक परिवार है जिसमें जीने का सबको अधिकार है। इसलिए विश्व बंधुत्व का प्रबल प्रवक्ता होगा भारत। वर्ल्ड के क्या, अमेरिका के पास ताकत आई, उसने अमेरिका से लेकर सीरिया तक, इराक तक सब जगह हमले करे। चीन के पास ताकत आई, तिब्बत से लेकर ताइवान तक कब्जे किए। रूस के पास ताकत आई, अफगानिस्तान से लेकर यूक्रेन तक कब्जे कर रखा। इजराइल के पास छोटी सी ताकत आ गई, गाजा पट्टी पे हमले कर रखे हैं। भारत के पास जब ताकत थी तो हमने कभी हमले नहीं किया। हमने क्या किया? हमने महात्मा बुद्ध भेजे। आज जापान हमारा मित्र कंट्री है। क्यों है जानते हैं? क्योंकि जापान मुख्य रूप से बुद्धिस्ट कंट्री है। वो लोग मानते हैं शांति का संदेश एक बात है, वो लोग मानते हैं हम महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं। महात्मा बुद्ध कहाँ हुए? भारत में हुए। और हमारे को ये शांति का संदेश किससे मिला है? भारत से मिला है। इसलिए हम भारत के ऋणी हैं, इसलिए जापान हमारे को मित्र तो मानता है। आज भी हमारा जब बस चला, हमारा जब प्रधानमंत्री 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो आज हमने पहला काम क्या किया? यूनाइटेड नेशन में जाकर योग दिया। दुनिया भर को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं। वो दुनिया को पेटेंट टैंक भेजते हैं, हवाई जहाज, ड्रोन भेजते हैं, हम दुनिया को योग भेजते हैं, हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं भेजते हैं, हम पर्यावरण का विचार भेजते हैं, हम विश्व बंधुत्व का विचार भेजते हैं। आ जाओ भाई, वर्ल्ड इज वन फैमिली। अगर विश्व में शांति, सद्भाव, स्थायी विकास बनाए रखना है तो भारत को विश्व बंधुत्व का जो पहला हम प्रवक्ता देश थे वैसा ही दोबारा से होना होगा। और हम कर भी रहे हैं। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री गए, पहले रूस गए, फिर आए, फिर यूक्रेन गए। दोनों लड़ रहे देशों की जो कोशिश चल रही है। अभी जयशंकर जी को भेजा, फिर अजीत डोभाल जी को भेजा। कोशिश क्या है? किसी तरीके से दोनों मिलकर और शांति के किसी एक टेबल पर आ जाए। हम अमेरिका की तरह नहीं है कि अगर युद्ध ने उस पर हमें और बजाय इसके कि कोई शांति का मार्ग निकाल के बीच में, नहीं, और युद्ध में लगा, घी डाल आग के अंदर। तो भारत को 2047 से पूर्व विश्व बंधुत्व का प्रवक्ता बनना होगा, क्योंकि विश्व में हम महान देश बनना चाहते हैं। और 8वां और अंतिम ट्रैक है और वो मार्ग है उच्च जीवन मूल्यों का प्रवक्ता भारत। उच्च जीवन मूल्य होने चाहिए हमारे। अब देखिए, मानो पहले 7 चीजें पूरी हुई, हमारी इकोनॉमी भी बड़ी मजबूत हो गई, डिफेंस भी अच्छा हो गया, पर्यावरण का ख्याल रखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे हो गए, जनसंख्या भी ठीक हो गई। लेकिन जनसंख्या तो है, इस जनसंख्या के जीवन मूल्य कुछ नहीं है। शराबी लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं, मान लो, फिर जीवन मूल्य अगर है नहीं, ना व्यक्तिगत जीवन मूल्य है, ना सामाजिक जीवन मूल्य है, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आप यूरोप में देखेंगे क्या हो रहा है। यूरोप में, अमेरिका में क्या हो रहा है? वहां क्रिमिनल रेट कितना हाई है? 1 लाख पर वहां पर 462 FIR हैं, भारत में 49 है। पता है? लंदन शहर के अंदर सरे हुआ 65% लोगों को रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। लोगों को नींद नहीं है। पारिवारिक क्षति कितनी है? अमेरिका का सर्वे आया कि 51% मैरिजेज, विवाह, पहले 5 वर्षों में ही डाइवर्स में बदल जाते हैं।
बाकी 20-22% और जिंदगी में एक बार ना वो 2 बार शादियां करते रहते हैं, 2 वहाँ का वो होता है, उनके लिए कोई खास बात ही नहीं। ट्रम्प है 2 या पता नहीं 3 शादियां तो आम चलती हैं। एलोन मस्क है 3 शादियां करने, चौथी से बच्चा हो जाता है, जिससे शादी नहीं हुई वो ये हाल है इनके। और ये सामान्य कोई 1-2 लोगों ने, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ऐसे चलता रहता है। बच्चा गया घर में, माँ गई है क्लब में, कोई उसको सुरक्षा नहीं मिलती। इसके कारण से वहाँ डिप्रेशन के मरीज, वहाँ पर हार्ट अटैक के मरीज दुनिया में सबसे अधिक रहते हैं। अमेरिकन कांग्रेस यानी अमेरिका जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ विधान पार्लियामेंट होती है, उसका लोकसभा अध्यक्ष होता है, वहाँ पर अमेरिकन कांग्रेस का प्रेसिडेंट बोला जाता है, यानी वहाँ की लोकसभा अध्यक्ष। वो ने एक बार बयान दिया, हो गए तब तो 12-14 साल हो गए होंगे, कि अमेरिका इज ए ओपन एयर हॉस्पिटल। यहां पर डाइवर्स इतना ज्यादा है, यहां पर कंजप्शन ऑफ लिकर इतना ज्यादा है, यहां पर क्राइम रेट इतना ज्यादा है, डिप्रेशन इतना ज्यादा है, हार्ट अटैक का मरीज इतने ज्यादा है। क्या नाम है, इंश्योरेंस कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के बिल सबसे ज्यादा रहते हैं। यहां सोशल स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया, कोई किसी की सहायता करने को तैयार नहीं रहता है, सब एकांगी अपने अपने उसमें रहते हैं। ये कुछ सोसाइटी होती है। भारत ने हमेशा जीवन मूल्यों को बहुत बहुत उच्च दिया है। कल मैं नारायण मूर्ति का वो पढ़ रहा था कि नारायण मूर्ति ने जब ग्रेजुएशन में 900 रुपए का वजीफा प्राप्त किया, तो वजीफा कॉलेज से मिलते ही सीधे माँ के पास जाके दे दिया, माँ ये मेरे को वजीफा मिला है। उन दिनों में गरीब परिवार था नारायण मूर्ति का, तो 900 रुपये मिला। हमारे यहाँ परंपरा देखिए, ये विश्व में नहीं होता है। वहाँ पर अगर लड़के को मिला है, कॉलेज का लड़का है, 900 रुपया, तो वो क्या है, मम्मी को बताया, मम्मी हाँ क्या नाम है, कांग्रेचुलेशन वाट आई हैव गॉट 900 रुपीज स्कॉलरशिप। 1961 की बात है, 900 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था, आज के हिसाब से समझो 25,000 रुपये, तो 900 रुपये मिले। लेकिन उसने जाके सीधे माँ को दिया। फिर संकोच में करते 3 घंटे बाद फिर गया माँ के पास। ऐसा मैंने बड़े दिनों से सोच रखा था कि अगर मेरे पास कोई पैसे हो गए, एक मैंने पैंट कमीज लेनी है, मेरे पैंट कमीज बहुत पुरानी है, आप भी जानते हो, मेरे को 50 रुपये दो, मैं पैंट कमीज लेनी है। तो माँ ने सोचा 200 रुपये लाया है बेटा अपनी उससे स्कॉलरशिप से कमा के, ठीक है, उसमें से 50 रुपये निकाले, ले जा। गया, इसके दिमाग में था कौन से कलर की कमीज, कौन से पैंट लेकर आया बाजार से, आके दिखाया और बड़ा खुश है, ठीक ठाक। संयोग से इसका भाई भी लगभग इसकी उम्र का, इसकी हाइट के जैसा था। तो आया, सारा दिन देखा आज कैसी कमीज पैंट, मैंने बड़े महीनों से, बड़े सालों से इच्छा थी ऐसी बढ़िया वाली पैंट कमीज आ गई। अगले दिन माँ ने सोचा भाई बड़े लड़के की आवश्यकता, उसकी भी तो बड़ी पुरानी थी, अब और क्या करेंगे, बाकी के खर्चे भी करने, ये कर। उसने इसको बुलाया, नारायण हाँ इधर आओ, ऐसा है मैं सोच रही हूँ कि जो नई तेरी पैंट कमीज है ना, ये नई पैंट कमीज तो बड़े भाई को दे दे, अभी उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, उसने कॉलेज में जाना है। हैं हाँ, ये तेरी पैंट कमीज क्या है, दे देना भाई को। एकदम बेचारे की सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, बेचारा आ गया, ठीक है, कुछ जवाब दिया नहीं। माँ ने देखा थोड़ा उदास हो गया, माँ ने देखा क्या हमारे यहाँ ऐसे चलता, कोई नहीं होएगा, मुँह में मारूँ एक थप्पड़ी को। तो क्या ना, शाम को अपने कमरे में रहा, गया नहीं इधर उधर। यार ये पैंट कमीज बार बार देखे, इस पैंट कमीज को, यार मेरे को 900 रुपये स्कॉलरशिप मिला, मैंने माँ से मांगे, मुझसे लेकर आया हूँ, अब माँ कह रही है इसको भाई को दे दे, क्या करूँ। उस दिन शाम को एक वहाँ पर वो ड्रामा खेला जाना था महाभारत का, ठीक है, कल सवेरे देखेंगे। ड्रामा तो देख के आए, ड्रामा गया देखने के लिए, वहाँ पर महाभारत का वो ड्रामा था, उसमें कर्ण का रोल था। उस दिन कर्ण का वो रोल उसमें दिखाते हैं कि वो कर्ण युद्ध भूमि में गिर गया, तो उसका सोन उसको दान देता था। दान देने के कारण से उसमें कृष्ण गए उसके पास कि मुझे तेरा दांत चाहिए, सोने का दांत तेरे पास है। तो युद्ध भूमि में पड़े हुए कर्ण ने उनका कहा कि ठीक, मैंने जीवन में धारण किया कि मैं दान करूँगा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरा दांत है ये सोने का है, वो निकाल कर वो भी उसको दे दिया। रात तक सोता रहा यार, कर्ण के पास सारी जिंदगी उसने दान दिया, अंत में कुछ नहीं था तो अपना सोने का दांत निकाल कर ही दे दिया।
सवेरे उठा, अपनी पेंट कमीज उठाई, माँ के पास, माँ ये ले भाई को दे दे दी भाई। ठीक, ये पिछले हफ्ते नारायण मूर्ति ने प्रसंग सुनाया। मैंने कहा भारतीय जीवन मूल्य ऐसे ही चलते हैं कि अपनी कमाई से अपना स्कॉलरशिप मिला, माँ से लिए पैसे, अपनी इतनी महीनों की इच्छा थी वो पूरी की, तो माँ ने कह दिया कि अब भाई को दे दे, वो तो नई पेंट कमीज एक ही दिन बाद जो भाई को दे दी। ये जो जीवन मूल्य है, ये जो फैमिली कल्चर है, ये जो परिवार, ये भारत की है। विश्व में फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग कहीं नहीं है जितना हमारे यहां पर है। एक और प्रसंग भी है, और वो प्रसंग कैसा है कि आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता, ये गवर्नर जनरल के मित्र थे, और गवर्नर जनरल ने एक बार कहा कि लंदन में प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जाना है, तुम भी हमारे साथ चलना। इन्होंने कहा पहले माँ से पूछूंगा, अगर माँ ने कहा मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा आपके कहने से कुछ नहीं होता है, माँ के कहने से होता है। उन्होंने कहा माँ कितना पढ़ी है, माँ 5-6 पढ़ी है, माँ इससे सवाल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा अगर माँ इनकार कर दे तो, उन्होंने कहा माँ कर दे तो नहीं जाऊँगा। कल मेरा कहना, आई कैन ओवर रूल, क्या नाम है, गवर्नर, बट नॉट माई मदर, अपनी माँ को ओवर रूल नहीं कर सकता। उसने लिखा बाद में गवर्नर ने कि भारत का सबसे इंटेलिजेंट लड़का वो भी कह रहा है कि मेरी 5वीं फेल माँ को ने अगर कह दिया तो उसकी बात मानूंगा, गवर्नर जनरल की बात मैं नहीं मान सकता। क्या है भारत के जीवन मूल्य? ऐसे उच्च व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन मूल्यों वाला भारत है। 2047 से पहले इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है, डिफेंस स्ट्रांग करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रांग करनी है, लेकिन हमारे को अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन मूल्यों को भी स्ट्रांग करना है, जिसके कारण से भारत है। हम यूरोप नहीं है, चाइना नहीं है। इस नाते से जो 8वां मार्ग है, अंतिम यानी हमारे स्वदेशी शोध संस्थान और बाकी लोगों ने जो तय किया, ये अष्टबिंदु मार्ग, इस मार्ग पर चले तो 2047 का भारत संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के देश प्रेरणा प्राप्त करने वाले होंगे। अरे इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, भारत जैसी, डिफेंस कैसा होना चाहिए, भारत जैसा, विश्व बंधुत्व क्या सोच कैसी होनी चाहिए, भारत जैसी, जीवन मूल्य कैसे, भारत जैसे। भारत विश्व के संपूर्ण 204-5 देशों का प्रेरणा केंद्र बन जाए, इसी को महान कहते हैं। समृद्ध और महान भारत 2047 में बनेगा, इसके लिए एक व्यापक जन जागरण हम संपूर्ण भारत में करेंगे, क्योंकि ये आवाज 142-143 करोड़ के समाज की एक की आवाज होनी चाहिए। ये आवाज अगर उठी तो नीतियों में परिवर्तित हो जाएगी, और नीतियां परिवर्तित होकर समाज को सुखी बनाएंगी। ये अगर आवाज ना उठी तो नीतियां पहले तो बनेंगी नहीं, बन गई तो उसका वो नहीं, क्रियान्वयन नहीं होगा। इसलिए भारत एक सशक्त भारत, हमारा तो समय आ गया। मैंने अनेक बार ये बात कही है, विक्टर ह्यूगो का वाक्य कि नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया में उसको कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हो। अभी विश्व में भारत का समय आ गया है, और भारत में स्वदेशी विचारों का समय आ गया है। और आज नहीं तो कल निश्चित रूप से केवल हम नहीं, सारा भारत नहीं, सारी दुनिया के 205 देश एक ही उद्घोष करेंगे, और वो उद्घोष होगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस विषय पर भारत 2047 समृद्ध और महान भारत पर इतना विषय पर्याप्त। भारत माता की जय।